नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अकृत्य विधि के अंतर्गत उपेक्षा क्या होती है। उपेक्षा यानी कि नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जिसका मतलब आप उदासीनता भी कह सकते हैं, इसको तिरस्कार भी बोल सकते हैं, अनादर भी बोल सकते हैं, निरादर भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की अवहेलना करना भी बोल सकते हैं। ये इन सब अर्थों से समायोजित होता है। तो किसी को अयोग्य या तुच्छ समझ करके उसको नीचा दिखाना या फिर उसको नीचा दिखाने की ओर उसका ध्यान को आकर्षित करना, ये उपेक्षा में आएगा। या फिर किसी का आदर नहीं करना, किसी का सम्मान नहीं करना, यह भी उपेक्षा के अंतर्गत आता है। परंतु अलग अलग विधि शास्त्रियों ने उपेक्षा को अलग अलग प्रकार से बताया है। तो हम यह भी देख लेते हैं कि कौन कौन से विधि शास्त्रियों ने उपेक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। हम देख लेते हैं कि विनफील्ड ने उपेक्षा को किस प्रकार से बताया है। तो विनफील्ड के अनुसार जो है, अकृत्य का दायित्व एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से अद्भुत निर्णय प्राप्त होता है जिसको कि प्राथमिक रूप से विधि द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। और जो कि जनसाधारण के प्रति जो है वह उत्तरदायी होता है तथा इस उल्लंघन का निवारण अर्ध निर्धारित नुकसान के लिए कार्यवाही द्वारा किया जाता है। यानी कहना क्या चाहते हैं विनफील्ड जी? तो विनफील्ड ने यह कहा है कि यदि कोई दायित्व है तो वह किसी कर्तव्य से अभिभूत होगा, यानी कि उस कर्तव्य के अनुसार उस दायित्व का पालन करना होगा। और यदि यह विधि द्वारा ही बताया जाएगा कि किसका हमको पालन करना है, किसका पालन नहीं करना है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तथा अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके निवारण के रूप में उसको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी या फिर उसके खिलाफ दंडिक कार्रवाई भी हो सकती है। यह विनफील्ड ने कहा है। अब सामंड ने क्या कहा है, तो हम देख लेते हैं कि सामंड के अनुसार अधिकार युक्तता के नियम के द्वारा मान्य तथा संरक्षित यह एक प्रकार का हित होता है। जो अधिकार युक्तता है, किसी के प्रति अधिकार को रखना जो है, ये मेरा एक हित है और यह एक ऐसा हित है जिसका सम्मान करना एक कर्तव्य भी होता है। अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो वह दोषी सिद्ध होगा। यानी कि सामंड के अनुसार किसी अधिकार को न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए, यह सामंड ने कहा है। अब लॉर्ड राइस ने क्या कहा है, तो लॉर्ड राइस ने कहा है कि यदि कोई सेवक है जिसका कार्य होता है कि वह अपने कार्य को सही ढंग से करे, परंतु वह उसे जिस ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है उस ईमानदारी से वह कार्य को नहीं कर रहा है, बल्कि वह कपटपूर्ण ढंग से उस कार्य को कर रहा है, तो जिसको वह ठीक ढंग से करने के लिए प्राधिकृत किया गया था उसको वह ठीक ढंग से कार्य ना कर करके वह कपटपूर्ण तरीके से उस कार्य को कर रहा है, तो यह जो है उपेक्षा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक नौकर अपने यहाँ रखा और उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है और आपको हमारे यहाँ ही रहना है, हमारे यहाँ काम करना है और आप हमारे परिवार के मेंबर्स की तरह हैं, आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ का कार्य कीजिए और हमारे साथ ही अच्छे से बिहेव कीजिए। हुआ क्या, उसने कह दिया हाँ ठीक है। 2-4 महीने उसने बहुत अच्छे ढंग से काम किए। बाद में उसने क्या किया कि कारोबार में बेईमानी करना शुरू कर दिया, घर में पैसे चुराने लगा या अन्य कोई नुकसान करने लगा।
तो वह कपटपूर्ण ढंग से कार्य को करने लगा। तो जिससे कि किसका नुकसान हुआ? जो व्यक्ति जिसने उसकी नियुक्ति की है यानी कि मालिक, उसका नुकसान हुआ। तो यह उस स्वामी की उपेक्षा हो गई। यह सेवक के द्वारा स्वामी की उपेक्षा मानी जाएगी। अब देख लेते हैं कि ऑस्टिन ने क्या कहा है। ऑस्टिन ने उपेक्षा को किस प्रकार से बताया है। तो ऑस्टिन के अनुसार जो है किसी निश्चित कर्तव्य के लोप होने को उपेक्षा कहते हैं। ऑस्टिन ने कहा है कि यदि कोई कर्तव्य है हमारा, यदि कोई कर्तव्य बनता है और हम उस कर्तव्य को नहीं करते हैं तो यह लोप कहलाएगा और इसी को उपेक्षा कहेंगे। अर्थात उपेक्षा के लिए दोषी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने की परवाह नहीं करता है जिसको वह करने के लिए आबद्ध है, यानी कि वह नियम को भंग करता है। जैसे कि विधि द्वारा, हम एक विधि का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी एडवोकेट को अपॉइंट किया गया कि भाई आप इनका केस जो है, आप सरकारी वकील हैं और इनका केस अच्छे से लड़िएगा। उस सरकारी वकील ने क्या किया कि उस व्यक्ति से मिला और उससे साक्ष्य ले लिए और दूसरे व्यक्ति को उस साक्ष्य को मिटाने के लिए वादे कर दिया। दूसरे व्यक्ति से उसने घूस खा लिया और वह इस व्यक्ति के अगेंस्ट होकर के दूसरे व्यक्ति का कार्य सफल कराने का प्रयास करने लगा। तो क्यों? क्योंकि ये विधि द्वारा आबद्ध है कि आप एक सरकारी वकील हैं और सरकार के द्वारा बताए गए व्यक्तियों की आप सहायता करेंगे, परंतु वह उसके खिलाफ जा कर के उसके प्रतिकूल व्यक्ति के साथ मिल कर के उस केस को कमज़ोर बना रहा है। तो यह उपेक्षा करना हो गया, यह न्यायालय की उपेक्षा करना हो गया, यह बार काउंसिल की उपेक्षा करना हो गया। तो इसको हम उपेक्षा के अंतर्गत लाएंगे, यानी कि जो कार्य आपको दिया गया है अगर आप उस कार्य को ढंग से नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कार्य है आपको अच्छे से पढ़ाना और हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर प्राधिकृत किए गए हैं। तो यदि हम आपको नहीं पढ़ाते हैं प्रॉपर तरीके से तो यह उपेक्षा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो है आपको पढ़ाने के लिए आबद्ध हैं कि हम आपको जितने भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी अच्छे से अच्छे जो मेरे ज्ञान हैं वह हम आप तक पहुंचाएं। तो यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं तो यह उपेक्षा मानी जाएगी। हम देख लेते हैं कि हॉलैंड ने उपेक्षा को किस प्रकार से बताया है। तो हॉलैंड के अनुसार जो है उपेक्षा जो है वह एक असावधानी है जो कि एक ओर से दूसरे को उपहति तथा दूसरी ओर से परिणामों को सूचने का पूर्ण अभाव रखती है। यानी कि जो उपेक्षा करता है वह उसके आने वाले परिणाम को सही से नहीं सोच पाता है, या फिर किसी वैध कर्तव्य को ना करना, उसको लापरवाही के साथ करना भी उपेक्षा कहलाता है। उपेक्षा से आशय का होना आवश्यक नहीं होता है। यह भी आवश्यक नहीं होता है कि उपेक्षा या सावधानी जानबूझकर की गई हो। विधिक दृष्टि से किसी भी वैध कर्तव्य को ना करना ही उपेक्षा कहलाता है। उपेक्षा को हम असावधानी भी कह सकते हैं। उपेक्षा से जो किए गए कार्य होते हैं उसका परिणाम जो है वह सही नहीं होता है। इसके विपरीत क्या होता है? जो कार्य किसी निश्चित आशय से निश्चित समय पर किया गया हो, असावधानी से नहीं किया गया हो, तो ऐसा कार्य सफल होता है। सभी व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं और अच्छे ढंग से करना, सावधानी पूर्वक करना, ये ऐसा नहीं करना वह उपेक्षा का अपकार होगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा असावधानी से किए गए कार्य का परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को यदि कोई हानि होती है तो यह अपकारित व्यक्ति प्रतिवादी के विरुद्ध उपेक्षा के लिए जो है वाद ला सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यह तो हो गई उपेक्षा की डिफिनेशंस जो कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा, अलग अलग विधि शास्त्रियों द्वारा बताई गई है।
हम देख लेते हैं कि अब उपेक्षा में तत्व कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा कि यह उपेक्षा है। तो सबसे पहले तो उसमें दोषपूर्ण कार्य किया जाना, यानी कि उपेक्षा के अनुसार पहला जो है तत्व है कि उपेक्षा में जो है जो कार्य होगा वह दोषपूर्ण होगा, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर्तव्य को भंग किया जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नुकसान का वाद लाने का अधिकार। जिसका नुकसान हुआ है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, जिसने उसका नुकसान किया है, उसके खिलाफ वाद दायर कर सकता है। तीसरा क्या है? उल्लंघन से क्षति पाने का अधिकार, यानी कि अपकृत्य विधि के अनुसार, उपेक्षा के अनुसार यदि उल्लंघन हुआ है किसी चीज़ का और उससे आपको हानि हुई है तो आप उस हानि के बदले में क्षति प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। हम देख लेते हैं कि उपेक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उपेक्षा के विधि के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, अवैधानिक उपेक्षा और अनवैधानिक उपेक्षा। अवैधानिक उपेक्षा में क्या होता है? अवैधानिक उपेक्षा में यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हानिकारित होने की संभावना का पहले से ही अनुमान होता है लेकिन उसकी हानि पहुंचाने की इच्छा उसमें नहीं होती है। जैसे कि यदि किसी रोगी का इलाज करने में यदि चिकित्सक ऑपरेशन में संभावित खतरों को जानते हुए भी यदि उसका ऑपरेशन करता है तो यह अवैधानिक उपेक्षा कहा जाएगा। यानी कि हमको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है इस व्यक्ति को नुकसान हो जाए, परंतु मेरा इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो ये अवैधानिक उपेक्षा होगी। अब अनवैधानिक उपेक्षा क्या होगी? तो अनवैधानिक उपेक्षा में इसमें व्यक्ति को हानि जो है वह गलती से हो जाती है या फिर जानबूझ करके भी की जा सकती है। जैसे यदि किसी रोगी का इलाज करने में यदि चिकित्सक ऑपरेशन को जानते हुए कि इसका ऑपरेशन होता है, करना है, ठीक है, और ऑपरेशन से थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है उसको पता है, परंतु ऑपरेशन करते समय क्या हुआ कि उसमें जो रुई के कुछ कॉटन के टुकड़े थे वह उसमें ऑपरेशन करते समय छूट गए या उसने छोड़ दिए, तो ये जानबूझ करके हुआ या तो फिर गलती से हो गया, परंतु ऐसा होना तो नहीं चाहिए था ना, तो ये अनवैधानिक उपेक्षा में आएगा। अब हम देख लेते हैं कि उपेक्षा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो उपेक्षा के 2 सिद्धांत होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत होता है और एक व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत होता है। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें मानसिक स्थिति नहीं है बल्कि यह आचरण का स्तर होता है, और इस विचारधारा के मुख्य समर्थक सर फ्रेडरिक पोलक जी हैं, जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया क्या कि उपेक्षा जो है वह व्यक्तिनिष्ठ ना होकर के यह एक वस्तुनिष्ठ है। अगर सावधानी बरतते हैं कर्तव्य करने में तो उपेक्षा को भंग माना जाता है। यानी कि अगर किसी कर्तव्य को करते समय हमसे गलती हो जाती है, हम सावधानी पूर्वक बहुत करते हैं फिर भी गलती हो जाती है, तो हम ये उपेक्षा नहीं मानेंगे। और व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत में क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत में कोई जानबूझ करके या फिर गलती से इस कार्य को कर देता है और इसमें वांछित हानि होती है। ऐसे हानिकारक परिणामों की इच्छा तो नहीं होती है, परंतु वह असावधानी करने से हो जाता है। जैसे हमने एक ड्राइवर रखा और उससे हमने बोला कि भाई हमको यहाँ से लखनऊ से कानपुर जाना है। उस ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं आपको लखनऊ से कानपुर छोड़ देता हूँ, और रास्ते में वो मुझे लेके तो चला, परंतु वो सही से गाड़ी नहीं चलाने की वजह से ले जा कर के पेड़ से टकरा गया, एक्सीडेंट कर गया। तो उसका इंटेंशन मुझे हानि पहुंचाना नहीं था कि मुझे चोट आए,
परंतु वह गाड़ी असावधानी पूर्वक चला रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर आप असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही। तो यह उपेक्षा के अंतर्गत आता है, यह उपेक्षा के व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।